बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में थर्मल फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे। थर्मल फिजिक्स जो फिजिक्स का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और इससे करीब 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आपके नीट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जेईई के एग्ज़ाम में भी यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। तो आइए यहाँ इसको पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, थर्मल फिजिक्स शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि थर्मल फिजिक्स को कितने भागों में बांटकर हमें स्टडी करना है जो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा, हमारे लिए आसान होगा। बच्चों, हम लोग थर्मल फिजिक्स को 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें पहला पार्ट और एक बहुत खास पार्ट होगा थर्मोडायनेमिक्स। दूसरे पार्ट में, दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसमिशन। अगले में बच्चों कैलोरीमेट्री और वहीं पे थर्मामेट्री का भी जिक्र हम लोग करेंगे। और लास्ट पार्ट हमारा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये रिवीजन क्लास होगा और इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो मेन बातें हैं, जो बहुत खास बातें हैं, उनको हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स क्या है, यहाँ पे हम हीट के इंटरैक्शन की स्टडी करेंगे। अभी डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। हीट ट्रांसमिशन में बच्चों 3 खास मेथड की बात करेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। यहाँ कुछ खास लॉज हैं, जैसे स्टीफेंस लॉ, जैसे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। इन सभी चीज़ों की बात करेंगे। कैलोरीमेट्री एंड थर्मामेट्री। कैलोरीमेट्री इन द सेंस हीट का मेजरमेंट, थर्मामेट्री इन द सेंस टेम्परेचर का मेजरमेंट। और लास्ट चैप्टर हमारा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केटीजी शार्ट में मैंने लिखा है, इसको आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, सीखते हो। ठीक है, तो हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत, इस सेक्शन की शुरुआत थर्मोडायनेमिक्स से करेंगे, जो कि आप लोग एंजॉय करिएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को पहले जल्दी जान लेते हैं। उसमें बेसिक चीज़ों में हमारे पास क्या क्या है, थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होता है, थर्मोडायनेमिक पाथ क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किसे कहते हैं, थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होता है और थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स किसे कहते हैं। बच्चों, सबसे पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। तो इसको समझने के लिए बच्चों मान लीजिए कोई एक यहाँ पर सिलेंडर हो, ऊपर से इसमें पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर एक गैस एनक्लोज्ड है, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। कोई गैस एनक्लोज्ड है। ऑब्वियसली इस गैस में कुछ प्रेशर होगा, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ टेम्परेचर होगा। बच्चों, इसके अलावा 2-3 बातें और, एंट्रापी और इंटरनल एनर्जी। इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, कुछ एंट्रापी होगी। तो यहाँ के अंदर बच्चों मैं आपसे बात करूँगा, बेसिकली 3 चीज़ों का ज़्यादा जिक्र होता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो यहाँ के अंदर बच्चों कोई थर्मोडायनेमिक, ये पूरा जो पिस्टन प्लस सिलेंडर प्लस गैस, इसको कहेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और इसको घेरने वाला जो बच्चों मीडियम, उसको हम कहेंगे सराउंडिंग। ठीक है। अच्छा, यहाँ के अंदर बच्चों पिस्टन को ऊपर नीचे मूव कराया जा सकता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम कौन से सिचुएशन में है, कौन से कंडीशन में, उसको डिसाइड करने के लिए बच्चों प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें मिल करके उसके कंडीशन को बताएंगी। अगर हम कह दें कोई गैस है, उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, उसका वॉल्यूम यहाँ पर 2 लीटर के बराबर है या 100 मीटर क्यूब के बराबर है, कुछ वॉल्यूम बता दें, कुछ टेम्परेचर बता दें, कुछ प्रेशर बता दें, तो अपने आप अनुमान लगा लोगे कि गैस कौन से कंडीशन में है, कौन से स्टेट में है। तो बच्चों यहाँ पर थर्मोडायनेमिक स्टेट का मतलब कि उसका प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसके अंदर टेम्परेचर क्या है, उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, उसके अंदर एंट्रोपी कितनी है, ये सारी चीज़ें मिलके बच्चों किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को बताती हैं कि वो कौन से कंडीशन में है, कौन से सिचुएशन में है। जल्दी देखेंगे। ये हो गया थर्मोडायनेमिक स्टेट का मीनिंग। दूसरा हमारे पास है बच्चों, मान लीजिए थर्मोडायनेमिक पाथ, प्रोसेस और साइकिल, ये सारी चीज़ें हैं। अब थर्मोडायनेमिक स्टेट, अगर मैं इसी स्टेट को अगर ग्राफ में बताऊं, पीवी डायग्राम के ग्राफ है, तो ये कोई एक स्टेट बताएगा कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रेशर इतना है, मान लिया P1 है, V1 है।
अभी इसको मैं P1 V1 T1 मान लेता हूँ, U1 E1 मान लेता हूँ। तो बच्चों अभी प्रेशर और वॉल्यूम इतना है, कुछ टेम्परेचर भी रहा होगा। यहाँ पर मान लिए टेम्परेचर हमारा T1 है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम को मान लो मैं बच्चों कंप्रेस करूँ तो कंप्रेस करने से प्रेशर बढ़ेगा। मान लो ऊपर उठाऊँ, इसको एक्सपेंड कराऊँ तो प्रेशर घटेगा, तो प्रेशर घटेगा। मान लो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम को मैं एक्सपेंड करा रहा हूँ, पिस्टन को ऊपर उठा रहा हूँ, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ये कुछ यूं मूव करेगा, हमारा कोई ग्राफ यहाँ बन के आएगा। जो थर्मोडायनेमिक स्टेट यहाँ था थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, वो स्टेट यहाँ कहीं आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। मान लिया नया वाला प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर यहाँ पर P1 P2 V2 और T2 हो, ऐसे मैंने मान लिया। मतलब यहाँ के अंदर बच्चों क्या हुआ, स्टेट बदल चुका। तो ये जो ग्राफ में आप पॉइंट देखते हो स्टेट कहते हैं। यहाँ पर वो सारे पैरामीटर जो किसी थर्मोडायनेमिक कंडीशन को बता रहे होते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट को कंडीशन को बता रहे होते हैं, सिचुएशन को बता रहे होते हैं, उनको थर्मोडायनेमिक स्टेट कहते हैं। जब बच्चों यहाँ थर्मोडायनेमिक स्टेट थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जाता है, तो इस जाने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। कौन से रास्ते से होके जाता, ग्राफ में आपको कौन सा रास्ता दिख रहा, कोई ना कोई ग्राफ बनेगा बच्चों, कौन से पाथ से होके जाता है ग्राफ, उसको हम लोग नाम देते हैं थर्मोडायनेमिक पाथ। और मान लीजिए कोई एक स्टेट से कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो इसके बीच में बच्चों इनफाइनाइट स्टेट आपको मिलेंगे, इनफाइनाइट स्टेट मिलेंगे। यहाँ पर इस तरह से सिचुएशन बनेगा। अच्छा एक बात और, मान लीजिए कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट को गया है बच्चों, और फिर से उस स्टेट में वापस आ जाए, तो जहाँ इनिशियल था वहीं फाइनल भी हो गया। ये जो पूरा साइकिल बन रहा है बच्चों, इसको हम लोग नाम देते हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल। अच्छा, यहाँ थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं बच्चों? मान लो हम XYZ सिस्टम यहाँ के अंदर बनाएं, XYZ कोई पॉइंट P है, इसके अंदर X की वैल्यू मान लो 4 है, Y की वैल्यू मान लो 3 है और Z की वैल्यू मान लो 10 है। तो यहाँ के अंदर ये जो पॉइंट P है उसका ये क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट। उसी तरह से किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ, या थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ कि कोई थर्मोडायनेमिक स्टेट में यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, एंट्रोपी कितनी है और इंटरनल एनर्जी कितनी है, ये सारी चीज़ें मिलकर बच्चों यहाँ थर्मोडायनेमिक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। और इन्हीं को हम लोग क्या नाम देते हैं, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जाए थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स या स्टेट फंक्शन कौन कौन से हैं, आप बोलोगे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर और इसके अलावा इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी। एंट्रोपी को ई से या जनरली यस से लिखा जाता है, चलिए मैं यस से लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये सब जो 5 मैंने यहाँ लिखे हुए हैं 5 पैरामीटर, इनको हम थर्मोडायनेमिक स्टेट का, स्टेट फंक्शन का, या यूँ कह लीजिए थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स का नाम देंगे। बच्चों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है वर्क डन का, और इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो आइए देखें, वर्क डन, जब भी वर्क डन की बात की जाती है फिजिक्स में, साइंस में, तो बच्चों हमेशा उसके साथ एक चीज़ छुपा होता है, वर्क डन बाय विच फोर्स। वर्क डन बाय विच फोर्स। ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये पिस्टन लगा है, तो संभव है, पॉसिबल है कि पिस्टन को हम कंप्रेस करें, यानी बाहर से फोर्स लगाएं किसी भी तरह से, या हो सकता है इसको एक्सपेंड होने के लिए छोड़ दें, सिस्टम फोर्स लगाएं, यानी कि गैस फोर्स लगाए और सिस्टम ऊपर उठे। तो अगर इस तरह से बच्चों हाँ पिस्टन ऊपर उठ रहा है गैस के प्रेशर के द्वारा, फोर्स के द्वारा, इसको हम कहेंगे वर्क डन बाय गैस। और अगर बाहर से इसको कंप्रेस किया जा रहा, बाहर से फोर्स लगा के कंप्रेस किया जा रहा है, हम कहेंगे वर्क डन ऑन दी एक्सटर्नल फोर्स, बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑन दी सिस्टम। ठीक है, तो आइए देखें यहाँ पर बच्चों, वर्क डन इन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के द्वारा, देखिए यहाँ गैस भरा हुआ, गैसियस प्रेशर की वजह से फोर्स यहाँ डेवलप हुआ, फोर्स की वजह से पिस्टन मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर उठा। इतना छोटा डिस्टेंस मैंने लिया कि इसमें फोर्स की वैल्यू चेंज ना हो, ये मान के मैं चल रहा हूँ। तो वर्क डन के फार्मूले के अनुसार एफ डॉट डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स आ जाएगा। फिर बच्चों उसी को मॉडिफाई करके, यहाँ मैं डेरिवेशन तो आपको नहीं करा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन क्लास है, यहाँ पर सब मिला जुला करके वर्क डन की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाती है। छोटा सा वर्क डन P dV, प्रेशर इंटू dV,
और टोटल वर्क डन अगर हमें निकालना हो तो यहाँ के अंदर बच्चों वर्क डन इक्वल टू पी डीवी, दोनों साइड को क्या करेंगे इंटीग्रेट। यहाँ टोटल वर्क डन आ गया। जरूरत पड़ने पर वी इनिशियल से वी फाइनल का यहाँ रेंज ले लेंगे या जैसी जहाँ आवश्यकता होगी। बच्चों एक बात मैं बता दूं, ये वर्क डन का सबसे बेसिक इक्वेशन है और ये सभी तरह के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए अप्लाई होता है, चाहे वो आइसोकोरिक प्रोसेस हो, आइसोथर्मल प्रोसेस हो, आइसोबेरिक प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस हो, सभी प्रोसेस के लिए बच्चों यही वाला यहाँ पर वर्क डन का इक्वेशन लिया जाता है और इसी को मॉडिफाई करके, इसी को चेंज करके अदर फॉर्म में रखा जाता है। फिलहाल ये सबसे बेसिक हुआ। अब बच्चों यहाँ आप लोग देखो, यहाँ पर जो dV लिखा है वॉल्यूम में होने वाला छोटा सा चेंज होता है। वॉल्यूम में होने वाला छोटा सा चेंज मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल। V फाइनल अगर यहाँ देखिए, जरूर अगर ऐसा हुआ कि V फाइनल V इनिशियल से ज़्यादा हो जाए, मतलब यहाँ के अंदर थर्मोडायनेमिक एक्सपेंशन का प्रोसेस आ जाए, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में वर्क डन कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव। यहाँ के अंदर वर्क डन क्यों पॉजिटिव होगा? V फाइनल V इनिशियल से ज़्यादा मतलब dV की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, प्रेशर निगेटिव हो नहीं सकता, तो यहाँ के अंदर बच्चों वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव। मान लीजिए अच्छा V फाइनल V इनिशियल से ज़्यादा होना, ये भी ध्यान रखिएगा, मतलब थर्मोडायनेमिक एक्सपेंशन। V फाइनल अगर V इनिशियल से कम है मतलब थर्मोडायनेमिक क्या हुआ? कंप्रेशन, फाइनल वॉल्यूम घट गया। यहाँ के अंदर बच्चों वर्क डन कैसा आएगा? निगेटिव। वर्क डन यहाँ निगेटिव आएगा। क्यों भाई? क्यों? dV की वैल्यू कैसी आ जाएगी? निगेटिव। दैट इज वाई वर्क डन यहाँ के अंदर क्या आ जाएगा? निगेटिव। अगर V फाइनल और V इनिशियल बराबर हो जाएं, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम बराबर हो जाएं, इसको हम लोग आगे जाके बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, तो बच्चों यहाँ dV की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर V फाइनल V इनिशियल सेम हो जाएं, और ऐसे केस में हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। तो ऐसे भी स्पष्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है। जो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो वर्क डन की बात मैंने की है, ये वर्क डन किसके द्वारा है? वर्क डन बाई गैस या वर्क डन बाई सिस्टम। ठीक है, यहाँ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं की गई है। अगर मैं कह रहा हूँ थर्मोडायनेमिक एक्सपेंशन में वर्क डन बाई सिस्टम पॉजिटिव है, इसी को मैं बदल के बोलूँ वर्क डन ऑन दी सिस्टम या वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन दी सिस्टम, मैं ऐसे बोलूं बच्चों, ये जो साइन जो है उल्टा हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ध्यान रहे, ये जो जिक्र जो डिस्कशन मैंने किया है, पॉजिटिव होना निगेटिव होना, थर्मोडायनेमिक एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव, थर्मोडायनेमिक कंप्रेशन में वर्क डन निगेटिव, ये वर्क डन पॉजिटिव या निगेटिव कौन से फोर्स के द्वारा है? बाई गैसियस फोर्स, बाई गैस, या कह सकते हैं बाई सिस्टम। अगर ऑन दी सिस्टम पूछा जाए या एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, तो कॉन्सेप्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए बच्चों अब देखते हैं, अगर ग्राफिकल मेथड से हमें वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए क्या बेसिक्स हैं, जल्दी से देखते हैं। मान लीजिए यहाँ प्रेशर की एक्सिस है बच्चों और यहाँ वॉल्यूम की एक्सिस है। कोई ग्राफ यूँ बना हुआ है, कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया होगा, ये थर्मोडायनेमिक पाथ हुआ। अब यहाँ पर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना कि सिस्टम के द्वारा कितना वर्क डन हुआ। फिजिक्स में अगर कुछ बोला ना जाए तो वर्क डन बाई सिस्टम ही बताया जाता है। तो बच्चों यहाँ के अंदर वर्क डन बताने के लिए क्या करते हैं, मैं एक बता दे रहा हूँ, बाकी अपने आप जान जाओगे। ये एक छोटा सा सेक्शन लेंगे और इस छोटे से सेक्शन में कितना वॉल्यूम dV हुआ और इसके दौरान प्रेशर को लगभग कांस्टेंट मानेंगे, तो dW इक्वल टू हो जाएगा PdV, और इस तरह से हमें टोटल वर्क डन अगर निकालना है दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे, तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन PdV, जो इक्वेशन लाया था। P मीन्स दिस, P मीन्स दिस, dV मीन्स दिस, तो P इंटू dV करने से इसका बच्चों एरिया निकल गया। अगर टोटल वर्क डन मैं निकालूं तो टोटल ये एरिया मिल जाएगा। तो बच्चों सीधे सीधे शब्दों में आप याद रखोगे कि PV इंडिकेटर डायग्राम अगर है और उसमें हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व विथ द वॉल्यूम एक्सिस, ये बच्चों वर्क डन के बराबर होगा। मान लिया बच्चों ये टोटल एरिया जो यहाँ के अंदर ऑक्युपाई हो रहा है, ये जो टोटल एरिया ऑक्युपाई हो रहा है, दिस इज सपोज ये, तो वर्क डन की वैल्यू यहाँ के अंदर जो आएगा, वर्क डन की वैल्यू बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ए के बराबर। रहा सवाल साइन क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव, तो आप देख लो बच्चों यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब वर्क डन बाई सिस्टम बाई गैस कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, जो भी एरिया आएगा
यहाँ का P इंटू डी का जो भी एरिया आएगा P इंटू पूरे वॉल्यूम, मतलब ये पूरा एरिया जो आएगा इसी को वर्क डन हम कहेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर अगर मुझे वर्क डन निकालना हो तो बिल्कुल पहले का बिल्कुल रिवर्स है। कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम यहाँ से स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो वर्क डन इक्वल टू दिस मच एरिया, जो मैं रेड पेन से यहाँ के अंदर बना रहा हूँ। वर्क डन मान लीजिए एरिया ये है तो वर्क डन इक्वल टू दिस एरिया। और बच्चों साथ ही साथ ध्यान रखना है कि साइन क्या होगा, वर्क डन का साइन यहाँ पर बच्चों देखिए आप ये चेक करेंगे थर्मोडायनेमिक कंप्रेशन हुआ कि एक्सपेंशन, तो पता चला कि सर ये तो कंप्रेशन है, यहाँ वॉल्यूम घट रहा है, इसका मतलब वर्क डन बाय सिस्टम क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ के अंदर देखें तो ना तो एक कंप्रेशन हो रहा ना तो एक्सपेंशन हो रहा है, और इसके द्वारा कितना एरिया ऑक्युपाई किया गया, लाइन का एरिया 0 होता है बच्चों, यहाँ के अंदर वर्क डन की वैल्यू 0 होगी। इनफैक्ट कौन सा प्रोसेस हुआ, आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ। कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया बट वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, ऐसे जगहों पे वर्क डन की वैल्यू 0 आएगी। अब बच्चों अगला केस देखिए, मान लीजिए कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारा स्टेट 1 में था और ये गाना गाते हुए गुनगुनाते हुए यहाँ पहुँच गया स्टेट नंबर 2 में। यहाँ पर बच्चों जब स्टेट नंबर 2 में ये जाके पहुँचा तो क्या हो गया, अगर मैं पूछूं वर्क डन कितना, थोड़ी देर के लिए इसको आप भूल जाइए नीचे वाली लाइन, मैं पूछूं वर्क डन कितना तो इसी के सिमिलर आप बताओगे कि सर वर्क डन इक्वल टू दिस मच एरिया होगा। ठीक है, जो कि पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर अगर हम पूछें कि मान लीजिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम स्टेट 2 से स्टेट 1 में वापस आ गया तो आप कहोगे सर इस बार जो वर्क डन होगा ये वाले कर्व के द्वारा ऑक्युपाई किया जाने वाला एरिया, वॉल्यूम एक्सिस से जो भी एरिया ऑक्युपाई किया गया उसके बराबर होगा, दिस मच एरिया। तो यहाँ पर जो ओवरऑल वर्क डन निकला था बच्चों वो पॉजिटिव था, लेकिन ये वाला जो वर्क डन इसके बराबर आएगा वो निगेटिव होगा। तो दिस होल पॉजिटिव वैल्यू प्लस दिस निगेटिव वैल्यू, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है बच्चों। एरिया में केवल साइकिल का एरिया बचता है, ये साइक्लिक प्रोसेस ठहरा। अगर साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन पीवी इंडिकेटर डायग्राम में निकालना है, ध्यान रहे पीवी इंडिकेटर डायग्राम में अगर वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में निकालना है तो साइकिल के एरिया के बराबर होगा। यहाँ लीड कौन किया, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव वाला वर्क डन लीड किया है। यहाँ के अंदर बच्चों वर्क डन इक्वल टू लूप एरिया होगा और पॉजिटिव होगा। तो एक कॉन्सेप्ट बैठा लिए दिमाग में, अगर साइकिल आपको क्लॉकवाइज दिखती है वर्क डन पॉजिटिव होगा, साइकिल अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखती है वर्क डन निगेटिव होगा। जैसे यहाँ के अंदर देखें बच्चों वर्क डन पहला वाला कंप्रेशन हो गया, ये वाला वर्क डन हो गया, मान लेते स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला है। फिर बच्चों ये वाला जो वर्क डन होगा ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इस बार निगेटिव वर्क डन लीड किया है। ये कैंसिल आउट करने के बाद जो हमें वर्क डन मिलेगा वो लूप एरिया के बराबर होगा। और बच्चों यहाँ वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ये प्लस ये, यहाँ माइनस ये, लूप एरिया अगर ये है तो वर्क डन यहाँ माइनस ए के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ साइकिल कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। अब बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट है ये कोई बहुत खास कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ खास कॉन्सेप्ट ये है कि आप चेक करिए कौन बड़ा है कौन छोटा। तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला अगर बड़ा है ओवरऑल वर्क डन पॉजिटिव आ गया, निगेटिव वाला वर्क डन अगर बड़ा है तो ओवरऑल वर्क डन निगेटिव आ गया। यहाँ पर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस का, प्रेशर और वॉल्यूम के एक्सिस का बच्चों यहाँ स्थान ही चेंज कर दिया। जहाँ प्रेशर था वहाँ वॉल्यूम को मैंने रख दिया और जहाँ वॉल्यूम था वहाँ प्रेशर को रख दिया। तो बच्चों ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या होगा, वर्क डन अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊँ, मान लीजिए मैं ऐसे एक साइकिल दिखा दिया, मैं आपसे पूछूं क्या दिख रहा है, कौन सा साइकिल दिख रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सीधा सा जवाब आएगा सर साइकिल ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क डन कैसा आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पर अगर मैं देखूं, देखिए वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, एक्सपेंशन हुआ तो एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव वाला ये हो गया पूरा। फिर यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम घट रहा है। यहाँ पर बच्चों ये वॉल्यूम जो इस बार जो वर्क डन आएगा इधर वाले एरिया के बराबर आएगा, मैं कलर चेंज कर दूं, इधर वाले एरिया के बराबर आएगा। और ये कैसा होगा, ये बच्चों कंप्रेशन की प्रोसेस हो रही, निगेटिव होगा। तो कौन सा वर्क डन लीड किया,
डोमिनेट किया। बच्चों यहाँ पर जो वर्क डन ज़्यादा है वो पॉजिटिव वाला है, एक्सपेंशन वाला है, ये कैंसिल आउट हो गया और वर्क डन हमारा बच्चों लूप एरिया के बराबर हुआ, लेकिन यहाँ कैसा हुआ, पॉजिटिव। मान लेते एरिया ये है तो वर्क डन की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर प्लस ये हो गया। अगर इस नियम से आप निकालते कि भाई एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज वाले में वर्क डन कैसा आना चाहिए था, निगेटिव, लेकिन आया कैसा, पॉजिटिव। तो ध्यान रखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो अगर प्रेशर एक्सिस को वाई एक्सिस पे लिया गया हो और वॉल्यूम को, प्रेशर को वाई एक्सिस पे लिया गया हो और वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पर लिया गया हो। अगर एक्सिस इंटरचेंज करेंगे तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी रिवर्स हो जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बच्चों आइए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में यूज होने वाले लॉज के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहला लॉ हम लोग पढ़ लेते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चों क्या करता है, अगर मैं पूछूं ये क्या कॉन्सेप्ट देता है तो इसका जवाब होगा ये बच्चों कॉन्सेप्ट जो देता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। तो बच्चों आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिए, यहाँ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट मिलता है। इस लॉ का कहना क्या है, इसका क्या कहना है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। ये लॉ हमसे ये कहता कि अगर दो बॉडी हों और दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हों, बॉडी ए बी सी, मान लीजिए ऐसे तीन हों, बॉडी ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब हीट का फ्लो मेंटेन होगा दोनों के बीच में, रेट ऑफ फॉरवर्ड हीट फ्लो एंड रेट ऑफ बैकवर्ड हीट फ्लो सेम हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में दोनों का टेम्परेचर भी सेम रहेगा। यहाँ पर बच्चों अगर बॉडी ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो दोनों का टेम्परेचर निश्चित है बराबर होगा, और बॉडी बी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ये निश्चित है बी का टेम्परेचर सी के साथ सेम होगा। इस लॉ का कहना यह है कि अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो यहाँ के अंदर बच्चों ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में निश्चित रूप से होंगे। इस लॉ का यही कहना है अगर कोई दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और दूसरी बॉडी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो तीसरी बॉडी पहली बॉडी के साथ निश्चित रूप से थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। बच्चों मरकरी थर्मामीटर जो हमारा है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है। मरकरी थर्मामीटर आजकल तो डिजिटल का ज़माना है, लेकिन मरकरी थर्मामीटर अगर आपने देखा हो तो जब पेशेंट कोई होता है तो पेशेंट का चेहरा बना देते हैं भाई, ये रहे पेशेंट महोदय का कंकाल तंत्र, ये रहे, ये देखिए। डॉक्टर के पास गए, कहे सर बुखार लग रहा है, तो डॉक्टर ने क्या किया, मरकरी थर्मामीटर उसके पास था, उसने क्या कहा ठीक है इसको ऐसे लेके बैठो, ये मरकरी थर्मामीटर है। इस मरकरी के अंदर क्या भरा हुआ है, थर्मामीटर के अंदर क्या भरा हुआ है, मरकरी। तो ये जो मेटल का स्टैंड है जो माउथ के अंदर है बच्चों, ये ह्यूमन बॉडी को मान लो बॉडी है, और ये जो स्टैंड मेटल का है मरकरी का, इसको मान लो बॉडी बी और इसको मान लो बॉडी सी। तो पहले तो हीट का इंटरेक्शन इस मेटल और ह्यूमन बॉडी के साथ होता है, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। फिर बी सी के साथ, सी में क्या है, मरकरी भरा हुआ है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। कुछ समय बाद ए का टेम्परेचर बी के बराबर हो जाता है और कुछ समय बाद बी का टेम्परेचर सी के बराबर हो जाता है, मरकरी के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर इनडायरेक्टली ए का टेम्परेचर यहाँ के टेम्परेचर को मैच कर जाता है। तो सब कुछ मिला जुला के आपसे पूछा जाए मरकरी थर्मामीटर कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, आपका जवाब होगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों अब आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बच्चों सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करता है, उसी को सपोर्ट करता है। कैसे, आइए देखते हैं। इस लॉ का कहना यह है कि अगर कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डेल्टा क्यू हीट एनर्जी सपोज करिए दे रहे हैं, मैंने अपने हिसाब से मान लिया है किसी सिस्टम को डेल्टा क्यू हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो जब वो सिस्टम डेल्टा क्यू हीट एनर्जी को पा जाएगा तो उसका जो उपयोग होगा, उसका जो यूज होगा इसके अंदर, उस हीट एनर्जी का कुछ हिस्सा
उस हीट एनर्जी का कुछ हिस्सा बच्चों इंटरनल एनर्जी में चेंज कराने में खर्च होगा और बाकी हिस्सा वर्क डन में चेंज होगा। इस लॉ का यही स्टेटमेंट है, मतलब एनर्जी कहीं से वेस्ट नहीं हुआ, एनर्जी का केवल रूप चेंज हुआ। जब मैंने डेल्टा क्यू हीट एनर्जी सिस्टम को दिया, ऑलरेडी इसके अंदर हीट एनर्जी था, डेल्टा क्यू बाहर से दिया, तो यहाँ के अंदर बच्चों इसके अंदर इंटरनल एनर्जी पहले से कुछ था लेकिन थोड़ा बढ़ गया होगा, या मान लीजिए हीट एनर्जी बाहर निकालते थोड़ा घट गया होता, बशर्ते यहाँ चेंज हुआ। मैं ऐसे कह दूँ इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ और यहाँ के अंदर अगर कंप्रेशन या एक्सपेंशन होने का चांस मिला तो वर्क डन भी हुआ। तो इस लॉ का यही कहना है कि सिस्टम को दिया जाने वाला जो हीट एनर्जी होता है वो दो पार्ट में यहाँ खर्च होता है। एक पार्ट होता वर्क डन, दूसरा होता बच्चों इंटरनल एनर्जी में होने वाला परिवर्तन। ठीक है बच्चों, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके मैं रखूं तो हमारे पास होगा डेल्टा डब्ल्यू, दैट मीन्स वर्क डन इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस ऑफ डेल्टा यू। बच्चों यहाँ के अंदर हमारे पास हो जाएगा, देखिए अगर डेल्टा क्यू की बात करें, यहाँ से देखें जरा, तो डेल्टा क्यू का मतलब होता है बच्चों क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, और डेल्टा यू की बात करें तो ये होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब जरा देखते हैं, चेक करते हैं। सपोज करिए सिस्टम की हीट एनर्जी बढ़ी हो, मतलब वास्तव में मैंने हीट एनर्जी सप्लाई किया हो, अगर क्यू फाइनल क्यू इनिशियल से ज़्यादा होगा तो अगर हीट एनर्जी देंगे बच्चों, गैसियस स्टेट में है, स्टेट चेंज अगर ना हो और हम हीट एनर्जी यहाँ पर दें तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्यू फाइनल अगर क्यू इनिशियल से ज़्यादा है, मतलब डेल्टा क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अगर पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में यू फाइनल यू इनिशियल से ज़्यादा होगा, मतलब डेल्टा यू कैसा होगा बच्चों, ये भी पॉजिटिव आएगा। ये दोनों ही पॉजिटिव हो गए, ये भी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, ये भी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। ध्यान रहे बच्चों डेल्टा यू डेल्टा क्यू का एक हिस्सा है, जैसे ये +10 है तो ये ऐसा नहीं हो सकता ये +15 हो जाए, हो सकता है ये +8 हो सकता है ये +5 हो, मतलब उतना या उसके बराबर होगा। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों क्या होगा, वर्क डन कैसा आ गया, पॉजिटिव। वर्क डन यहाँ के अंदर बच्चों कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क डन आने का मतलब क्या हुआ, हीट एनर्जी सिस्टम की बढ़ी, मतलब हीट एनर्जी सिस्टम को सप्लाई किया गया। इसका जस्ट रिवर्स आप सोच सकते हैं जल्दी से कि अगर Q फाइनल Q इनिशियल से कम हो रहा हो, यानी डेल्टा Q कैसा रहा हो, निगेटिव रहा हो, तो यहाँ U फाइनल भी U इनिशियल से कम होगा, डेल्टा U कैसा होगा, निगेटिव। अब ध्यान रहे बच्चों, फिर से वही बात, डेल्टा Q जो निगेटिव होगा वो ज़्यादा होगा, मान लीजिए -10 है और ये भी निगेटिव हुआ, यहाँ के अंदर इसको निगेटिव करेंगे, माइनस ऑलरेडी रखा हुआ है, तो यहाँ पर बच्चों ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल -10 + 8 हो गया, क्या आ गया रिजल्ट, -2। तो यहाँ के अंदर बच्चों मैंने -10 + 8 ये सब सारी चीज़ें बच्चों एग्जाम्पल लिया है, ऐसे ये मत समझिएगा कहाँ से आ गया, तो बस प्लस माइनस में चेक करा रहा था कि यहाँ के अंदर Q फाइनल Q इनिशियल से अगर कम है तो वर्क डन हमारा कैसा आ गया बच्चों, निगेटिव। निगेटिव वर्क डन आने का इसका मतलब हुआ कि सिस्टम की हीट एनर्जी में कमी आई है, सिस्टम से हीट एनर्जी सराउंडिंग को रिलीज हुई है। इतनी बातें समझ गए होंगे बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम लोग पहला प्रोसेस पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। नाम खुद बता रहा है कि सर हम एक ऐसे प्रोसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अच्छा बच्चों, प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, प्रोसेस में या तो पिस्टन को मैं ऊपर उठाऊंगा या तो फिर नीचे लाऊंगा, कहने का मतलब या तो एक्सपेंशन होगा या तो कंप्रेशन होगा। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन भी करना है और टेम्परेचर को भी नहीं बदलने देना है। मान लीजिए हम कंप्रेस कर रहे हों, सपोज करिए, तो यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, गैसेस मॉलिक्यूल का कोलिजन बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जानी चाहिए। क्यों बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कोलिजन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो बच्चों यहाँ के अंदर क्या होगा कि अगर हम कंप्रेशन करते तो टेम्परेचर तो बढ़ जा रहा है, तो हम एक काम करते हैं, जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए उसी के अकॉर्डिंग हीट एनर्जी को बाहर निकाल दें।
समझ में आ रहा बच्चों? मान लीजिए एक्स्ट्रा हीट एनर्जी इसके अंदर डेवलप हो रही कोलिजन की वजह से 10 जूल, तो पर सेकेंड अगर 10 जूल डेवलप हो रही तो 10 जूल इससे बाहर निकलता रहे ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। मान लो इसके अंदर बच्चों हीट एनर्जी की कमी हो रही है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर अगर बच्चों कम हो जाएगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस तो रह नहीं जाएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हमें कराना है तो जितना एक्स्ट्रा हीट एनर्जी का यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा हीट एनर्जी यहाँ के अंदर बन रही है या जितने हीट एनर्जी की कमी आ रही है उसको बाहर से कंपनसेट करें। कैसे? यहाँ पर बच्चों आसानी से हीट एनर्जी का फ्लो आसानी से हो, कुछ ऐसी व्यवस्था रखें कि हीट एनर्जी का फ्लो आसानी से हो। इसके लिए जो कंटेनर लिया जाता है ना बच्चों, कंटेनर को कोशिश किया जाता है कि अच्छा से अच्छा ये हीट का कंडक्टर हो, ठीक है। और दूसरी बात, प्रोसेस को स्लो कराते हैं, आराम से प्रोसेस को होने देते हैं ताकि हीट एनर्जी के एक्सचेंज का पर्याप्त समय मिल पाए, और जिससे कि हीट एनर्जी का आदान प्रदान होने से यहाँ पर टेम्परेचर जो था वही मेंटेन रह पाए। अदरवाइज हीट एनर्जी इसके अंदर बढ़ गई और निकल ही नहीं पाई तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। हीट एनर्जी इसके अंदर कम हो गई और बाहर से आ ही नहीं पाई तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टेम्परेचर को मेंटेन रखना तो प्रोसेस को स्लो होने देना है। इस तरह से बच्चों दो चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। याद ये रखना कि ये जो कंडक्टर यूज हुआ है ये हीट एनर्जी का अच्छा कंडक्टर हो, और सेकंड चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि प्रोसेस को स्लो होने देना। दिस इज ए स्लो हैपनिंग प्रोसेस। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बच्चों और कुछ बातें हैं, देखिए जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, इसके अनुसार बच्चों nRT टेम्परेचर कांस्टेंट अगर रखा जाए, नंबर ऑफ मोल जो इसके अंदर नंबर ऑफ अमाउंट है उसको ना बदला जाए, R तो जन्मजात कांस्टेंट है, तो P इंटू V प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो होगा हर केस में क्या होगा? सेम आएगा, यानी कि PV की वैल्यू मैं कह सकता हूँ कांस्टेंट रहेगा। ये आइसोथर्मल प्रोसेस में PV की वैल्यू बच्चों कांस्टेंट है। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू अगर हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक थर्मोडायनेमिक स्टेट से दूसरे थर्मोडायनेमिक स्टेट में जा रहा हो बच्चों, तो यहाँ पर P1 V1 और यहाँ पर वॉल्यूम P2 V2 हो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा दोनों जगहों पे क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। वर्क डन की बात की जाती है। यहाँ मैं आपको डिराइव तो नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा, बिकॉज दिस इज ए रिवीजन क्लास नॉट ए प्रॉपर क्लास। बच्चों ऐसे केस में क्या होगा? वर्क डन की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, बाई फार्मूला डिराइव होके आता है nRT। जरूरत पड़े तो nRT के जगह पर PV भी लिख सकते हो बच्चों। nRT नेचुरल लॉग V फाइनल माइनस V इनिशियल, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, या nRT नेचुरल लॉग यहाँ के अंदर होगा, मतलब बेस E का होगा, V फाइनल अपॉन V इनिशियल के जगह पर P इनिशियल अपॉन P फाइनल भी लिखा जा सकता है। यहाँ से आया है, यहाँ इनिशियल यहाँ फाइनल कर लीजिए, तो रेशियो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों अगर हम नेचुरल लॉग को बेस 10 में बदलना चाहें तो जब बेस 10 लगाएंगे तो यहाँ 2.303 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, तो वर्क डन के लिए हमारा इक्वेशन बन जाएगा 2.303 nRT नेचुरल लॉग बेस 10 V फाइनल अपॉन V इनिशियल। और फिर यहाँ पर अगर प्रेशर के टर्म में हमें लिखना हो तो V फाइनल अपॉन V इनिशियल के जगह पर P इनिशियल अपॉन P फाइनल आ जाएगा। वर्क डन के बारे में आप समझ गए। बाकी इसमें पॉजिटिव निगेटिव क्या आएगा, अपने आप वैल्यू रखोगे वो मेंटेन हो जाएगा, अलग से कुछ सोचना नहीं है। ज़्यादातर बच्चों इसी फार्मूले का यूज होगा, ये वाले का। इसमें आप कुछ बहुत ज़्यादा मत सोचिएगा। यहाँ पर बस फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का रेशियो जब लेंगे तो अपने आप पॉजिटिव निगेटिव वो सेट हो जाएगा। कभी कभी आपको दिक्कतें महसूस होती है क्योंकि लॉगरिथम्स में है, तो बच्चों एक काम करिएगा, सॉल्व करते समय आप हमेशा यहाँ बड़ा वॉल्यूम रखिएगा, यहाँ छोटा, बड़ा अपान छोटा, ग्रेटर अपान स्मॉलर रखिएगा ताकि लॉग की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिले। फिर आप अलग से चेक कर लीजिएगा कि जो प्रोसेस हुआ है वो कंप्रेशन का है कि एक्सपेंशन का है। अगर प्रोसेस एक्सपेंशन का दिखा तो वर्क डन आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर प्रोसेस बच्चों कंप्रेशन का दिखा तो वर्क डन आपको कैसा मिलेगा बच्चों? निगेटिव मिलेगा। तो जैसे आप चाहें, जैसा आपको उचित लगे। अगर आप ऐसे ही सॉल्व करने में सक्षम हैं कोई बात नहीं, डायरेक्ट फार्मूले में V फाइनल V इनिशियल की वैल्यू रखिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब आते हैं बच्चों स्लोप।
यहाँ पर स्लोप क्या होगा, स्लोप जैसे y और x के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं, स्लोप मिलता है dy/dx, उसी तरह से p और v के बीच में ग्राफ कैसा होगा बच्चों हमें पता है, अभी मैंने बताया p इंटू वी कॉन्स्टेंट, इसका मतलब p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। बच्चों इसका मतलब p और v के बीच का जो ग्राफ जाएगा वो लगभग हाइपरबोलिक टाइप का जाएगा, और अगर ग्राफ हाइपरबोलिक टाइप का जाएगा बच्चों तो यहाँ के अंदर स्लोप की वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर हम स्लोप निकालना चाहते हैं, मैंने एक टेंजेंट ड्रा किया, यहाँ मुझे एंगल थीटा मिला जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो हमारे पास टेन थीटा के बराबर होगी। ऑब्वियसली थीटा क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा है इसलिए वैल्यू कैसी आनी चाहिए, निगेटिव आनी चाहिए। अच्छा, अब टेन थीटा यानी टेन थीटा का मतलब यहाँ स्लोप के केस में जैसे dy/dx होता था उसी तरह से यहाँ dp/dv होगा। सॉल्व करके इसको जब हम लोग निकालते हैं तो बच्चों स्लोप की वैल्यू आती है -p/v। यहाँ के अंदर बच्चों अगला हमारे पास जो पैरामीटर है वो है बल्क मॉडुलस ऑफ बल्कि पूरा नाम इसका लें तो इसको हम कहेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब, कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब यहाँ फोर्स पर यूनिट एरिया से होता है, और यहाँ फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास जो होगा वो होगा बच्चों ऐसे लिख दें dp से रिप्रेजेंट यहाँ के अंदर करेंगे, और स्ट्रेन यहाँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है जो कि होगा dv/v, dp/dv, और यहाँ के अंदर बच्चों v इस तरह से हम लिखेंगे, इसी को मॉडिफाई करके ये लिख सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा p। यहाँ इसका मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, प्रेशर p के बराबर होगा। इतना आप समझ गए होंगे। अब सुनिए, यहाँ पर अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ यूज करें तो लिखेंगे डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। सर डेल्टा U का मतलब होता है, आगे आपको पता चलेगा, NR इंटू डेल्टा T डिवाइडेड बाई गामा -1। यहाँ डेल्टा T का मतलब टेम्परेचर में होने वाला चेंज। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ अगर टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो यहाँ इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज क्या होगा, 0। और अगर इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज 0 हो गया तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W के बराबर हो जाएगा। क्या मतलब निकला बच्चों, मतलब ये निकला कि आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम सिस्टम में जितनी भी हीट एनर्जी देंगे 100% हीट एनर्जी वर्क डन में बदल जाएगा। 100% एनर्जी वर्क डन में बदल जाए, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आइडियली अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कहानी कुछ ऐसा ही निकल के आता है कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, सारे केसेज आइडियल हैं, तो व्हाट एवर हीट एनर्जी आई विल सप्लाई टू द सिस्टम, द एंटायर हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस में एक कंप्रेसिबिलिटी का इक्वेशन होता है, कंप्रेसिबिलिटी इन द सेंस 1/, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सीधे शब्दों में आप जान लीजिए, कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर बच्चों अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में एक कंप्रेसिबिलिटी पूछी जाए तो ये हो जाएगा 1/, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू प्रेशर। यहाँ पर बच्चों अगर छोटा सा चेंज है तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वहाँ प्रेजेंट प्रेशर के बराबर था, तो यहाँ के अंदर बच्चों C की वैल्यू 1/P के बराबर आएगा। ठीक, स्पेसिफिक हीट बाय डेफिनेशन होता है हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ये बॉडी, ये सब्सटेंस थ्रो 1 डिग्री C, थ्रो 1 केल्विन, मीन्स यूनिट चेंज हमें कराना होता है पर यूनिट मास। तो यहाँ के अंदर बाई फार्मूला स्पेसिफिक हीट का जो हमें इक्वेशन मिलता है डेल्टा Q डिवाइडेड बाई M इंटू डेल्टा T। बच्चों बात तो हो रही है आइसोथर्मल प्रोसेस की, मेरे प्यारे बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये भाई साहब 0 हो जाएंगे। समथिंग अपॉन 0 मीन्स इनफाइनाइट। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन का चेंज लाना है तो यहाँ पर इनफाइनाइट हीट की
की ज़रूरत पड़ेगी। सही बात तो ये है टेम्परेचर चेंज होगा ही नहीं, चाहे जितना यहाँ पर आप हीट दे डालो, क्योंकि प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल है।